डायरेक्टली टॉपिक पर आते हैं हम लोग। हाँ। टॉपिक मेरा ये है कि तीन अलग अलग वर्ग हैं इस सब। एक हम्म। वो है जो किसान है, छोटा बड़ा हो सकता है, जिसके पास भूमि है, नॉलेज भी है, बट पूंजी नहीं है। हम्म। एक्चुअल में कहीं ना कहीं घबराहट में रहता है, यदि कल मेरी फसल खराब हो जाएगी तो क्या होगा। बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। जो बड़े स्तर के किसान हैं वो तो सरलता से झेल सकते हैं, किंतु प्रॉब्लम कभी भी किसी के साथ आ सकती है। दूसरा वर्ग वो है जिसके पास अलग अलग आइडियाज हैं, जो कि एग्रीकल्चर के लिए या ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए बहुत कुछ कर सकता है। और तीसरा वो वर्ग है जिसके पास पूंजी है, जो लगाना चाहता है, जो कुछ नया करना चाहता है। जो पूंजीपति वर्ग है उसके पास एक प्रकार का प्लान है कि मैं इतनी बड़ी भूमि लेकर इस पर इस प्रकार की खेती करूंगा, जिसका आजकल बड़ा एक पॉपुलर सा वर्ड है ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब इन तीनों के अतिरिक्त एक वर्ग और भी है, जो कि इन सब चीजें दूर रहते हुए भी इनका उपयोग करता है। इसको उपभोक्ता कहते हैं। क्लियर। तो मेरा जो बिजनेस मॉडल है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, में इन चारों को ही मर्ज करके एक मंच पर लेकर आना है। वो कैसे होगा उस पर बाद में विषय चर्चा करेंगे। लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर सबसे पहले एक डेफिनेशन की ऑर्गेनिक फार्मिंग हम किसे कह सकते हैं, साथ में वेस्ट मैनेजमेंट जो होता है, इस पर आजकल चर्चा बहुत तेजी से हो रही है। मैंने कल एक वीडियो भी शेयर किया था, तो आज का नहीं, बहुत पुराना वीडियो है जो कि ऑलरेडी फिल्माया गया था, जिसमें वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर बहुत बड़ा लोग काम कर रहे हैं। और सहयोग की बात है, आज हम्म। जो हमारा मोदी जी का मन की बात थी, उसमें इसी पर विशेष ध्यान दिया गया है कि अलग अलग क्षेत्र में लोग, कोई नदियां साफ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। यूनेस्को ने भारत की प्रशंसा की इसके कार्यशैली को लेकर। मीन्स स्टार्टअप में भारत नंबर वन पे आ चुका है। स्टिल एक बहुत बड़ा वर्ग है जो कि जानना चाहता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो क्या होती है, और इसका हमारे को किस प्रकार से बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आगे कदम बढ़ाना है इसके लिए। हम्म। राइट। तो अब मैं चाहूंगा आप कुछ इस पे अपना ज्ञान दें, कुछ देर और इसमें। जहाँ तक ऑर्गेनिक फार्मिंग का बात है, ऑर्गेनिक फार्मिंग बेसिकली ये कुछ ड्रॉबैक्स आया है जिसको लेके इन्फ्लुएंस हुए हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ। हमारे यहाँ में थोड़ा सा मतलब बैक बैक स्टोरी बताता हूँ आपको कि हमारे यहाँ ना एक हरित क्रांति आया, हम लोगों ने किताब में पढ़ा है इसको। तो हरित क्रांति में क्या हुआ कि हमें कुछ, उस समय हम थोड़ा डिपेंडेंट थे एग्रीकल्चरल रिसर्च पे, तो हमें ये बताया गया कि आपकी उपज ना बढ़ जाएगी इससे। राइट। आप यदि एक्स अमाउंट अभी कर रहे हो तो एक्स प्लस 50% हो जाएगा। तो हम लोग उस समय हमारे यहाँ इंट्रोड्यूस हुआ यूरिया। अभी तो हम पढ़े लिखे हैं, हमें पता है कि यूरिया वर्ड ही मतलब सेटिस्फैक्टरी वर्ड नहीं है किसी सस्टेनेबल लिविंग के लिए। यूरिया बहुत नेगेटिव वर्ड है, केमिकल है। फिर इन्होंने इसको एनपीके करके बहुत टाइम तक दिया। अभी क्या है कि जो इतना इनको पौधों के लिए चाहिए था, उससे ज्यादा इन्होंने मिट्टी को दे दिया। जब भी आप स्प्रे कर रहे हैं या खाद छीट के डाल रहे हैं, तो उसमें क्या था कि जितना पौधों को जरूरत है उससे ज्यादा अमाउंट हम दे रहे हैं। लैक ऑफ अवेयरनेस कह लीजिए, रीच कह लीजिए, या नॉलेज नहीं है ऐसा कह सकते हैं आप। तो इन सब चीजों को जब कोरिलेट किया गया कि हम इससे कैसे उभरेंगे, तो फिर एक वर्ड आता है सस्टेनेबल होना। सस्टेनेबल होने का मतलब है कि हम नेचर से जितना ले रहे हैं उतना उसको वापस नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं करें कि नेचर से जो लिया और यहाँ पे वेस्ट बना दिया, इससे हमारा वेस्ट बढ़ता जा रहा है। तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग बेसिकली सस्टेनेबिलिटी टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी का एक छोटा सा विंग है
कि एग्रीकल्चर को अकोमोडेट करना है। तो मुद्दे की बात यही है कि आपके जो खेत से जो निकल रहा है, आप सबसे पहले तो बोलिए नो टू केमिकल्स। ऑर्गेनिक फार्मिंग का सबसे पहला मूल मंत्र है कि आप केमिकल्स को नो कहते हैं। फिर आप फेच आउट करते हैं कि आखिर इससे पहले हमारे पास क्या चीजें थी। फार्मिंग तो बहुत टाइम से हो रहा है, फार्मिंग कोई ईयर या 1-2 ईयर या जीसस के साथ नहीं बंधा हुआ है, तो 40,000 ईयर्स की बात है। फार्मिंग हम बहुत पहले से कर रहे हैं, केमिकल्स अभी आया है 90s 20s के बाद। तो हमें फैच करना है कि जो पुआल बच रहा है या जो हम घास छोड़ रहे हैं या जिसको हम आग लगा रहे हैं वो बेसिकली नेचर का पार्ट है, और उसको थोड़ा सा ट्रीट करके हम फिर से नेचर को गिव बैक कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं आपके किचन का। हमारे किचन में जब हम बाजार जाते हैं तो सब्जी अभी एक एक्सपेंसिव सौदा है, हाँ? दूध और सब्जी एक ऐसा चीज है जो मैक्सिमम अमाउंट फेच कर लेता है, बड़ा खर्चा आदमी कर लेता है, फिर ये धीरे धीरे करके आपके उससे फेच आउट होता है। वेजिटेबल्स में क्या होता है कि हम वेजिटेबल लेके आते हैं, एनी वेजिटेबल। हम वेजिटेबल को दो तरह से समझते हैं, एक हमारे खाने का है और उसके ऊपर एक छिलका है जिसको हमको हटा के फेंक देना है। सही है? तो जब आधा खाने लायक है तो आधा कम से कम समझने वाली बात है कि ये फेंकने लायक नहीं है, ये हमारा किचन रेजिड्यू है, जिसको हम वेस्ट बोलते हैं ना, ये मेरा किचन रेजिड्यू है। मैं आपको एक प्लान देता हूँ कि आप अपने किचन रेजिड्यू को सेपरेट करके रखिए, सेग्रीगेशन। मोदी जी हमेशा बात करते हैं स्वच्छ भारत का, और स्वच्छ भारत का की पॉइंट है सेग्रीगेशन। मैं अभी इसके तरफ आ जाऊंगा। जैसे ही हम यहाँ पे बाइफरकेट करते हैं ना अपना किचन वेस्ट को घर के बाकी वेस्ट से, तो ये किचन वेस्ट ना खुद में भी, जैसे आपके घर में गीला आया खीरे का छिलका, और बाहर सूखा पत्ता बहुत सारा उड़ के आ गया मेरे घर में अभी हवा में, तो मैंने उस सूखे वाला पत्ता ना इकट्ठा कर लिया और गीले वाले के साथ मिला दिया। सूखे वाला गीले वाले का मॉइस्चर ले लेगा। आपको कोई कुछ नहीं करना है, आपको गीले और सूखे का एक बैलेंस बना के चलना है। जब तक आप उसको गीला बना के रखते हैं तब तक उसका इंटरमीडिएट मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट। आप थोड़ा सा क्लास पे आते हैं कि हमें एजुकेशन में बताया गया कि मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द वेजिटेबल और द ग्रेन। तो मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स जो है उसको हम लोग एक तरह से अभी वेस्ट कह देते हैं। तो आप किचन में इकट्ठा करिए डेली, एक सप्ताह तक उसको रखिए, उसे कोई स्मेल नहीं आएगा अनटिल अनलेस आप उसमें मसाला तेल कुछ ऐसा चीज डालते हैं। तो किचन में ऑर्गेनिक वेस्ट समझ लेगा आदमी, उसको रखेगा, 6 महीने में वो वेस्ट इतना कंपोस्ट देगा कि आप अपने छत पे 4 पौधे लगाएंगे और महीने के साल भर में 3 महीने की सब्जी आप अपने छत पे, चाहे वो 10 बाय 10 स्क्वायर फीट का हो, आपका वेजिटेबल आप खुद उपजा पाएंगे। और आप समझेंगे कि जो मैंने छोटी शुरुआत सेग्रीगेशन से की थी वो मेरा एक वेजिटेबल का लोड ले रहा है 25% इन ईयर। इसको सर्कुलर इकोनॉमी बोलते हैं। हमारी डिपेंडेंसी कम होती जाएगी और हमारे पास जो है नेचर से मिला हुआ उसको हम मैक्सिमम यूज कर पाएंगे। अभी क्या है कि हम पल्प यूज कर रहे हैं और न्यूट्रिएंट को वेस्ट में डाल रहे हैं। वो न्यूट्रिएंट्स किसी प्लास्टिक की थैली में इकट्ठा होता है और इनऑर्गेनिक मटेरियल के साथ मिक्स हो गया। अब आपकी परेशानी इतनी बड़ी हो गई कि आप क्लीनिंग करिए, जितने बड़े बड़े इक्विपमेंट है वो सब लगाइए, प्लाज्मा तक कर रहा है। अभी न्यूक्लियर साइंस भी प्लाज्मा टेक्निक लेके आया है, जिससे कि धुआं भी नहीं होगा और वो किसी एनर्जी में तब्दील हो जाएगा जिसको हम आगे कहीं यूज कर पाएंगे। ये अभी लेटेस्ट है कि टनों के टन कूड़ा आएगा, लेकिन बेस्ट ये है कि जो मेरा न्यूट्रिएंट है उसको मैं स्टोर करके और फिर से गिव बैक करूं नेचर को, एक पौधा लगाऊं और उससे बेनिफिट लूं। उसी सब्जी की तरह, जिस सब्जी का छिलका था या जिसका बीज था, वही चीज दोबारा से आपको अपने छत पे मिर्ची टमाटर, ये चीजें तो आप खुद के उस पे कर सकते हैं। तो ऑर्गेनिक का मतलब है कि आप लेस केमिकल्स, मोर लेस वेस्टेज और मोर यूटिलाइजेशन, ये कुछ टर्म्स आप अपनी मेहनत से करेंगे तब क्या होगा कि आपका जो मैनआवर है वो कन्वर्ट होगा और वही करेंसी को रिप्लेस करेगा फिर से दोबारा। जैसे आप एजुकेशन में बता रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग भी यही है कि हम फार्मर्स को एजुकेट करते हैं। अभी हमारे यहाँ रिसेंट एक छोटा सा, अभी ऐसे कोई लिमिट नहीं है टाइम का ना, मैं बोल सकता हूँ ना, अभी ने आप बोल एनिम सकते हैं हाँ प्लीज, ये एनिमल आपके हज सेशन आपके लिए ही है, सेशन आपके लिए ही है।
हाँ, तो अभी क्या है ना कि एनिमल हस्बेंड्री की जहां से आपने शुरुआत की कि फार्मर्स के पास रिसोर्स कम है। अभी हमारे यहाँ पे मौसम के कारण एक बीमारी हो रही है जानवरों में, बेसिकली आप कह लीजिए गाय में। गाय जुड़ा हुआ है आदमी के साथ, उसको इनकम भी देता है और एक सेटिस्फेक्शन भी लेता है गाय रखने वाला कि मैं गौ माता का सेवा कर। ये दो पर्सपेक्टिव होता है उसका। अभी क्या हुआ कि 4 दिन में गाय को कुछ ऐसा हो जा रहा है कि वो मर जा रही है 4 ही दिन में। मतलब जब तक यहाँ जो झोला छाप डॉक्टर लेके घूम रहा है, तो मेरे सामने अचानक से पिछले साल जब हुआ तो मैं नया था, मुझे लगा कि ये फॉरेन बॉडी है। अब मैं यहाँ पे सोसाइटी में अकोमोडेट हो रहा हूँ। तो अभी जब मेरे पास बात आया, एक आया है, उसको कल सुना और आज उसको मतलब कहीं फेंक के आए। और अभी शाम में ये हालत है कि कल एक और का हालत खराब हो जाने वाला है। इनको अब क्या है कि अभी इनका लॉस भी होता है, सीधा सीधा लॉस हो गया। थी गाय खराब हो गई तो आप ये लेके चलो कि एक किसान को एटलीस्ट 30 to 50,000 का क्रैश लॉस है। अभी उससे वो उभरेगा, फिर से संभलेगा। गवर्नमेंट बड़े बड़े प्लान्स लेके आई है कि इंश्योरेंस करवा लो, बट अवेयरनेस नहीं करती है। मतलब आपको जहां पे देखना है बैलेट पे, वहां तो दिखता है कि बड़ा प्लान है, इम्प्लीमेंटेशन कोई जानना नहीं चाहता है इंडिया में। आप ये जानना चाहते हैं सिर्फ कि प्लान कितना है। इम्प्लीमेंटेशन जानने वाला एक ही आदमी इंडिया में आया आजादी के बाद, वो है अन्ना हजारे। उसने अपने गांव में सारे इम्प्लीमेंटेशन कर लिया। उसका एक ही काम था, सुबह उठना है, अखबार पढ़ना है, सरकार ने जो मुझे दिया वो मांग लेना है जाके। हम तो उतना भी नहीं करते हैं ना। तो अभी मैंने उसको एक स्टार्टअप से करवाया है, अभी पटना में स्टार्टअप, बिहार में हम लोग मतलब एक ही जगह थे। वो इन्हीं चीजों में स्टार्टअप कर रहे हैं, बेसिकली एनिमल हस्बेंड्री और फिशरी। हमारा ऑर्गेनिक में किसानों को और भी चीजें समझाना है। हम इससे एक स्टेप और चलते हैं आगे। हम कहते हैं कि आप जो उपजा लेते हो ना, तो उसको पोस्ट हार्वेस्ट भी करो। क्या होता है कि सब कुछ कर लिया आपने बिना खाद के, उपजाया और उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए केमिकल डाल के रख दिया, बस अभी तक जो आपने किया वो फिर से जीरो हो गया। तो इनको हर स्टेप पे असिस्टेंस चाहिए। उपजाने के पहले मिट्टी कैसे बनाना है, जब तक खेत लगेगा तब तक स्प्रे कितना करना है और क्या करना है। फिर जब पोस्ट हार्वेस्ट होता है, तो पोस्ट हार्वेस्ट के बाद ये ऐसा होता है कि जैसे अभी गेहूं कटा, तो गेहूं ना अभी 30 रुपए किलो है। किसानों के साथ ऐसा है ना कि कहाँ रखे इसको, रखने का ही जगह नहीं है। रखेंगे चूहा खा जाएगा, अभी दीमक लगना चालू हो जाएगा है, घर भी खराब करेगा, चींटी लग जाता है। जैसे हमारे यहाँ भी कोई देखने वाला नहीं है, गेहूं आया है, मतलब आप समझ लो कि जो भी गेहूं पिछली बार था वो इस हालत में हो गया कि गाय को दे दिया गया। तो इनको रखने का भी ज्ञान नहीं है कि इसको कैसे रख सकते हैं लंबे टाइम तक। यदि ये सीख जाएंगे तो इनकी करेंसी भी बड़ी हो जाएगी, ये भी थोड़ा अमीर होने लग जाएंगे, गरीब नहीं रहेंगे, कम से कम ये कह सकते हैं। तो हमारे पास एक चीज है, वाइब्रो डिसइंफेक्टर। एक पूरा टेक्नोलॉजी है, हम प्रोटोटाइप है हमारे पास एक। उसमें क्या होता है कि हम जैसे गेहूं देते हैं ना, हर चीज में, फ्रूट हो या वेजिटेबल हो, किसान उगा लिया ऑर्गेनिक, तब तक आपने उसको सपोर्ट कर दिया। जब वो उगा लेता है तब उसको ऑर्गेनिकली ट्रीट करके मार्केट तक पहुंचाना है। बेसिकली उपजने के बाद भी कई बार इतने केमिकल ट्रीटमेंट है उसको हरा रखने के लिए, उसको मॉइस्चर के साथ रखने के लिए, इन सब चीजों के लिए बहुत सारा ट्रीटमेंट, वो भी केमिकल ट्रीटमेंट। तो ऑर्गेनिक स्टेप टू स्टेप है कि या तो आप फार्मर से शुरू करते हो और फुल ऑर्गेनिक रहना है, तो फार्मर को प्रोसेस भी बताएंगे, उसको ट्रीटमेंट भी बताएंगे। हमारे पास वेजिटेबल, ग्रेन्स और फ्रूट, इन सब का अलग अलग ट्रीटमेंट है जिससे उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ती है। मैं थोड़ा सेल्फ लाइफ में बता देता हूँ। किसी भी जो भी नेचुरल चीज है, हमारे पास फ्रूट होता है या सबके पास अपना एक इंटरमिटेंट मॉइस्चर है। मॉइस्चर है जैसे खीरा खाते हैं, टमाटर खाते हैं। जो इंटरमिटेंट मॉइस्चर है वो बेसिकली बैक्टीरिया को डेवलप होने के लिए सहायक है, क्योंकि उसको पेट में जाके डिजोल्व होना है। नेचर ने ऐसा बनाया है कि तुम खाओ, किसी और चीज की जरूरत नहीं है, खुद ही डिग्रेड हो जाएगा। तो वो जब बाहर रह जाता है तो उसका इंटरमिटेंट मॉइस्चर बैक्टीरिया डेवलप करता है, जिसके कारण की वो चीज सड़ने लग जाता है। अब एक फल याद करो, आप गांव में छोटे बच्चे में कद्दू जैसा चीज होता है, वो सफेद सफेद, जिससे क्या बनता है, मुरब्बा बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, जो पेठा। दिल्ली सूखा सफेद सूखा कद्दू। ड्राई। पेठा, हाँ पेठा, हाँ सफेद कद्दू, हाँ पेठा जिससे बनता है। तो पेठे में क्या होता है कि जितना वो एकदम से ड्राई होता है, पहले ही जब तोड़ते हैं ना तभी सूखा हुआ होता है। वो एक ऐसा सब्जी है जिसको हरा नहीं तोड़ा जाता है, पूरा ठोस सूख जाता है, पौधा उसका खत्म हो जाता है, जल जाता है, फिर आदमी उसको समेट के रख देता है।
उसमें कोई इंटरमीडिएट मॉइस्चर नहीं है। अब देखिए सिंपल एक प्रोसेस करते हैं, चीनी की कोटिंग चलाते हैं, 1.5-2 महीने बहुत आसानी से चलता है। दूसरा एग्जांपल लीची का ले लेते हैं, लीची अंदर से ठोस है, बेचारे के पास खाली मॉइस्चर मॉइस्चर है, सबसे कम सेल्फ लाइफ है उसका, उसका सेल्फ लाइफ सिर्फ और सिर्फ 10 दिन का है। जब तक लीची का कलर रेडिश है तब तक वो खाने योग्य है। साइंटिफिकली रेड से ब्लैकिश होते ही वो अपना जो न्यूट्रिएंट है वो लूज करना शुरू कर चुका है। हम लोग उसको भी करीब करीब 40-45 डेज तक कर सकते हैं, एक्सटेंड करते हैं सेल्फ लाइफ को, लीची को भी। सेव तो हम लोगों ने 6 महीने तक चला के देख लिया है वो, कि बकायदा हमने बनाया, रेगुलर बना रहे हैं। अप्रोक्सीमेटली 100 जो पेंशनर्स हैं, छोटे बच्चे हैं, इनको कंपोजिट करके कि एक 10 रुपए के पैकेट का चीज है जिसमें 5 फल का छोटा छोटा टुकड़े जैसा चीज हो, ऐसा कुछ चल रहा है मेरे पास कॉन्सेप्ट। तो मुझे उसके लिए फार्मर ही चाहिए जो ऑर्गेनिकली फ्रूट बनाया और मैं इसको प्रोसेस करूँ। तो ऑर्गेनिक एकदम क्लीन है, हम लोगों को किसी सपोर्ट की दिक्कत नहीं है। हमारे पीछे हम लोग अभी एमएसएमई रजिस्टर्ड हैं, रिकॉग्नाइज्ड एमएसएमई हैं, लाइसेंसी और बीआरसी हैं। हम किसानों को हर तरह से हेल्प कर सकते हैं। कोई फंड यदि देने के लिए तैयार होगा ना, तो मैं उसको इतनी अपॉर्चुनिटी दूंगा कि फंड्स को जितना मल्टीप्लाई होना चाहिए उसके साथ, फंड्स कभी डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं होते हैं, फंड्स पैसा रखा रहता है, कभी मल्टीप्लाई नहीं होता है। उसमें एक वैल्यू ऐड होता है, वैल्यू एडिशन कहते हैं इसको। फंड्स के बाद एक वैल्यू एडिशन होता है, फिर वो मल्टीप्लाई होना शुरू होता है। तो आप वैल्यू एडिशन जब करते हो तो किसी के पास यदि फंड है तो हमारे पास वैल्यू एडिशन का एकदम एप्रोप्रिएट प्लान बना हुआ है। हमने अपने काम में जो भी सोच के मैं कर रहा हूँ, लेकिन एक अच्छा सा बैकग्राउंड बना हुआ है। मुझे अभी स्टार्टअप वाले में भी मुझे यही कह के रोका गया कि जैसे वो तो वहां पे पिच ले रहे थे तो उनको तो मुझे किसी तरह से नेगेटिव करना ही था। तो उन्होंने जो मुझे नेगेटिव बोला वो भी यही बोला कि आपके पास बहुत सारा प्रोडक्ट है, आप किस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो हमने उनको बताया कि सर हमने ना 2018 में स्टार्ट किया, और मैंने स्टार्ट करने के पहले ही ये पढ़ लिया था कि जब तक आप अपने फील्ड का पूरा प्रोजेक्ट एनालिसिस नहीं कर लेते हो तब तक प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं करना चाहिए आपको। मैं एक प्रोडक्ट का 3 साल का वारंटी देता हूँ, तो वो 3 साल मेरे पास अब यूजर है जिस जो ये कहेगा कि मैंने पहले दिन इंस्टॉल किया और मेरा 3 साल पूरा भी हो गया। इसके बीच में किसको क्या देना है मैं यदि नहीं जानूंगा तो मैं आरओ मैन्युफैक्चरर हो जाऊंगा। जो दुकान में रख के सामान बेच रहा है वो ये नहीं पूछता है कि आपके घर का पानी कैसा है। मुझमें और उनमें इतना सा ही फर्क है। एक कन्वेंशनल बिजनेस और एक एंटरप्रेन्योरल वेंचर में फर्क भी इतना ही होता है कि मैं जो छोटा सा कर रहा हूँ उस छोटे से एक इम्पैक्ट डाल रहा हूँ। यदि कॉरपोरेशन वाला आदमी, कॉरपोरेशन वाटर वाला आदमी जैसे कह रही है, भारत सरकार कह रही है कि 85% घरों में कॉरपोरेशन का पानी है, ये कहती है सरकार। हम ऐसा कह सकते हैं खुले में, बट मैं ऐसा कहता नहीं हूँ। ठीक है, आप अपनी कोशिश कर रहे हैं, अच्छा है, डेटा है आपके पास। बट मुझे यदि कोई ऐसा गारंटी से सामने आके बड़े स्टेज पे बोलेगा कि 84% पानी लोगों के पास कॉरपोरेशन का है, तो मैं बोलूंगा कि 84% लोग अब वेस्टेज भी नहीं करेंगे। 5 साल का एक प्रोजेक्ट हो सकता है, हमारे पास एक डिवाइस है, टेस्टेड है, WHO BIS कंप्लायंट है, कॉन्सेप्ट भी रिकॉग्नाइज हो रहा है। अब तो आपके रेस में चल रहे हैं, जैसे आपने बोला कि स्टार्टअप का रेस होगा उसमें चलना है। भैया स्टार्टअप में 2018 में अप्लाई किया था हमने, 2018 से 2022 तक यहाँ कुछ नहीं हुआ। लेकिन अभी 2023 में एक आए हैं बाहर से कैडर से, अभी मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज में एक सेक्रेटरी साहब आए हैं, एनर्जेटिक हैं, जहां भी रहे काम किया उन्होंने। उन्होंने आके भी 3 महीने में ना मतलब एकदम अफरा तफरी कर दिया है सबका। तो मुझे एक पर्सनल उसके लिए भी बुलाया गया था कि मतलब क्या चाहते हो, आपको फंड्स चाहिए, क्या करना चाहते हो। मेरी बात ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते। तो मैंने उनको सिंपली बोला कि देखिए सर, मुझे इन्वेस्टर नहीं चाहिए, मुझे प्रोजेक्ट चाहिए। आप कर लीजिए, आपके यहाँ आंगनबाड़ी में प्यूरिफायर लगा देते हैं। 84,000 आंगनबाड़ी एक स्टेट में है, 84,000 आंगनबाड़ी। सर सब कुछ गवर्नमेंट जस्टिफाई करती है, खाना, भोजन, पानी छोड़ के, पानी को छोड़ के हर चीज का ख्याल रख रही है, और इसमें कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं है। इकोनॉमिकल बर्डन इंडिया का नेशनल 600 मिलियन इंडियन US डॉलर है, सिर्फ वाटर बॉर्न डिजीज को लेकर। इतने मतलब ऐसे लगता है कई बार कि बहुत परफेक्ट काम है मेरा, लेकिन इतना ज्यादा परफेक्ट है कि कोई बोलना नहीं सकता।
कोई भी फ्रंट पे नहीं आना चाहता है। मैं मतलब मैं आपको बताता हूँ कि मुझे डीएम के सामने बैठ के बात किया और डीएम ने बोला कि ये मेरा कार्य क्षेत्र नहीं है। मेरे लिए फुल नेगेटिव था, पूरा दिन बैठा रहा उनसे मिलने के लिए, पूरे दिन मिले और उन्होंने साफ बोल दिया मुझे कि ये मेरा कार्य क्षेत्र नहीं है। फिर मैं बाद में अपने आप को सिर्फ यही कह के बूस्टअप कहता हूँ कि भाई तू वो कर रहा है जो डीएम नहीं कर सकता है। मैं घर पहुंचा हूँ, वो डीएम है, मेरा और उनका बहुत बड़ा गैप है। मैं उनके दफ्तर से अपने घर तक आया। 11 वाटर कम्युनिटी सेल्स ऐसे हैं जो बंद पड़े हैं। वो फोटो खींच के, रुकते हुए आते हुए फोटो खींचते हुए घर आके उनको एक मैसेज कंपोज करके भेजा कि सर एटलीस्ट ये तो किसी न किसी की जिम्मेवारी होगी जो फिजिकली एग्जिस्ट कर रहा है। चलो पेपर पे जिम्मेवारी नहीं है किसी की, ड्रिंकिंग होना चाहिए या ऑर्गेनिक होना चाहिए। बहुत दिक्कत है भैया, किसानों के साथ तो बहुत ज्यादा दिक्कत है। मतलब आप समझो कि एनिमल के, आप ना जैसे ही कहोगे ना कि खेती मेरी तरह से करो, वो कहेगा जानवर ये आपकी तरह से करते हैं। और मोटा पैसा किसान तभी पूरा होता है जब एग्रीकल्चर और पशुपालन दोनों को मिलाता है। भूसा क्या करोगे आप? जो मेरा इन्वेस्टर होगा कल को, वो भूसे का क्या करेगा? आएगा रिपर से कटवाएगा, बर्बाद करके चला जाएगा। अनाज चाहिए ना। लेकिन जो किसान है वो क्या करता है कि अनाज भी यूज करता है और वो पुआल भी यूज करता है। धान का पुआल काट के यूज करता है, गेहूं का पुआल भूसा बना के यूज करता है। तो आप उसके दूसरे सेगमेंट को भी टच करिए। एक सेगमेंट बना लीजिए ऐसा 60-40 का, कि 60 एग्रीकल्चर का है और 40% उसके पशुपालन का है। अप्रिसिएट करेंगे थोड़ा सा बकरी पालन के लिए है, उससे करेंसी ज्यादा तेजी से आता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब ही यही है कि आप सिर्फ एग्रीकल्चर की बात मत करिए। अब उस किसान के जीवन में जितनी घटनाएं हैं उन सबको सुव्यवस्थित करना है। अभी कल जो मैंने स्टार्टअप से बात किया तो उन्होंने बोला इस बीमारी का कारण हाइजीन है। अब बताओ, इंडिया में इंसान के लिए हाइजीन बहुत कॉम्प्लेक्स वर्ड है, पशु के लिए हाइजीन मेंटेन करना मतलब समझ रहे हो? तो उन्होंने बोला कि गोबर नहीं रहना चाहिए। कैसे नहीं रहेगा, कहाँ फेंक देगा? खेत में भी नहीं डालते हैं। अब घास भूसा खा के गाय नहीं बड़ी हो रही है। अब गाय को कपिला पशु आहार जैसा चीज खिलाया जाता है, खिलाया जाता है जिससे वो दूध ज्यादा दे। उसका गोबर कैसे बिकेगा? वो गोबर कितना खाद बनाएगा? हमारी टट्टी जैसा इस तरीके कि उसको गेहूं चना दिया जा रहा है, बेसन दिया जा रहा है। आप सोच सकते हैं कि उसके ऊपर इन्वेस्ट करके कोई फायदा है? नहीं। फायदा तो तब, अभी समझाता हूँ मैं लोगों को कि आप सिर्फ फिर गाय को जो जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग में गाय में भी वही है कि सिर्फ दूध मत सोचो भैया, फिर तो उसका पिसाव भी सोचो, गोबर भी सोचो। गोबर तो आप जानते हैं, यदि मैं उसको घास भूसा खिलाऊंगा तभी तो गोबर वो होगा जिसके लिए मैं तिवारी भैया का अप्रोच करूंगा। या मैं उसको गाय की नस्ल वैसी दूंगा जिससे उसको ये बताऊंगा कि भैया तू हेल्थ के लिए जो चीजें खरीद रहा है ना, बॉर्नवीटा बॉर्नवीटा, ये A1 वाला दूध है, यही सब है। अल्टीमेटली 30 साल के बाद हरित क्रांति की तरह ये भी बोला जाएगा कि भैया बॉर्नवीटा वाले 20 साल से ऐड कर रहे हैं, एक ओलंपिक मेडल नहीं आया इनसे। हम्म। हमने तो देख लिया। हम इतने साल के हो गए जब से बॉर्नवीटा ऐड कर रहा है, एक भी तो बच्चा लेता कुछ नेशनली आज तक नहीं आया भाई कोई वो। तो सभी के साथ प्रॉब्लम है भैया। मेडिकल इंडस्ट्री कहती है कि मेडिकल इंडस्ट्री मेडिकल साइंस को नहीं मान रहा है। अब भैया कौन समझाएगा कि साला ये दोनों अलग अलग माने बैठे हो, ऐसे थोड़ी चलेगा यार। तो डॉक्टर कहेगा कि हम दवाई के अंदर चल रहे हैं, दवाई वाला कहता है कि वो ऐसे चल रहा है। वाटर इतना खास चीज है। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यूएन में इसको छठे स्थान पे रखा गया है। आरटीआई इंफॉर्मेशन कहता है कि हर स्कूल को साल भर में 2 बार ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी चेक करवाना चाहिए। मैं यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर तक मिल गया, कोई नहीं करवाता है भाई, एक भी नहीं करवा रहा है। हम खाली बैठे हैं, हम आरटीआई डालते हैं, हमारे पास इंफॉर्मेशन आता है, फिर हम ठोस होते हैं कि चलो ठीक है। अब इसको लेके जिस दिन मौका आएगा, जो आखिरी आदमी होगा इस सीढ़ी में, उसके सामने ये सब इकट्ठा होके जाएगा फिर। और नहीं तो बीच में हम कोशिश कर ही रहे हैं। हाँ, ऐसे यदि इन्वेस्टर्स मिलते हैं, बिल्कुल कोरा काम है। गवर्नमेंट जितने प्लान देती है, एंटरप्रेन्योर सब प्लान के नीचे काम करना शुरू कर दे प्राइवेटली। आनंद जी, ऐसा है बहुत आईआरसीटीसी एग्जिस्ट कर रहा है।
नहीं, अभी हमारे बहुत सारे व्यूवर्स अभी और ऐड हो चुके हैं, थोड़े कुछ लेट ज्वाइन किया था, तो वो चाहते हैं कि एक बार आप अपना परिचय दोबारा दे दें। जो मैसेजेस आ रहे हैं, आप परिचय एक बार अपना देंगे, आप आपका जो भी आप कर रहे हैं, ताकि लोगों को ये पता लगे जिसको सुन रहे हाँ हैं हाँ। उनका वैल्यू, उनकी वैल्यू एडेड कितनी अधिक है हमारे लिए। प्लीज। सर ओके, करीब व्हाट 100 इज के आसपास मीन्स। पार्टिसिपेंट हो चुके हैं हमारे यहाँ हेलो पर। एवरीवन। ओके, हेलो टू ऑल। myself Anand, and I'm running my own startup। हमारा एक स्टार्टअप है, और स्टार्टअप का नाम है लर्नर्स कॉर्पोरेशन। बेसिकली लर्नर्स हैं हम लोग, और अप्रोक्सीमेटली 4 ईयर्स से हम लोग एक नेशनल कंसर्न्स के लिए काम कर रहे हैं। नेशनल कंसर्न्स इन द सेंस कि हम लोग सेफ ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबिलिटी, इसको यूएन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में 6 में रखा गया है। अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड रेगुलेशन अबाउट द क्वालिटी ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर। वाटर और वॉकिंग, ये दो ऐसा अंडर एस्टिमेटेड हेल्थ हैबिट है जिसको आदमी एकदम भी ध्यान नहीं दे। जबकि नॉलेज है हमारे पास कि 60% ऑफ द डिजीज कम्स थ्रू वाटर, स्टिल हम लोग उसको इतनी वेटेज नहीं देते। तो ये तो सिंपल लाइन है कि वॉकिंग बहुत बेनिफिशियल है, और ड्रिंकिंग वाटर क्वाइट नेसेसरी है। ये बेनिफिशियल नहीं कह सकते, ये तो बहुत नेसेसरी है। पीपल आर डाइंग, सो ये बहुत नेसेसरी है। तो हम लोग बेसिकली काम करते हैं सस्टेनेबल सॉल्यूशन फॉर ड्रिंकिंग वाटर। उसमें हम लोग जिसके बाद जैसे 2 तरह के वाटर है, ग्राउंड वाटर है और कॉर्पोरेशन वाटर है। मोस्टली जो गवर्नमेंट है वाटर को 2 तरह से डिवाइड करती है। कॉर्पोरेशन वाटर वो होता है जिसको गवर्नमेंट एक बार ट्रीट करके अपने यूजर्स को देती है, लाइक दिल्ली या मेट्रोपॉलिटन सिटीज है। तो गवर्नमेंट जो वाटर दे रही है वो वाटर एज पर रेगुलेशन, उसको अभी जो ट्रीटमेंट मेथड हम यूज कर रहे हैं, आरओ और ये सारा जो भी चीज है, आयन एक्सचेंज, ये सब मेथड करने का जरूरत नहीं है। वो एक बार केमिकली ट्रीटेड होता है, क्लोरिनेटेड होता है। इनफैक्ट क्लोरिनेटेड करते हैं, जैसे आप टेस्ट करते हैं कन में जो आपका कम्युनिकेशन वाटर होता है, उसमें कभी कभी टेस्ट का ऐसा अलग सा चीज आता है। तो वो बेसिकली बेनिफिशियल है। उतना क्लोरीन जो आप टेस्ट कर रहे हो वो आपके लिए बेनिफिशियल है, और वो सिर्फ इसलिए होता है कि वो पानी आप पॉट में यदि करके रखते हो तो अगले 24 घंटे तक उसमें कोई बैक्टीरियल डेवलपमेंट नहीं हो। वो टेस्ट का भी एक मिथ है लोगों को आनंद मतलब। जी, मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि बहुत समय से डिमांड उनकी कुछ चीज़ों को लेकर आ रही थी, और आपसे समय मिला थोड़ा मुश्किल था हम लोगों को, बहुत बढ़िया समय मिला आज। तो हमारे व्यूअर्स बहुत कुछ जानना चाहते हैं आपसे, लेकिन समय हमको श्योर सर, अभी परमिशन नहीं दे रहा कि हम आगे कंटिन्यू करें इसको। तो मैं ये चाहूंगा कि हम अगली बार जब बैठे तो क्या मैं बताना चाहूंगा कि हमारे जो ये नगर कॉरपोरेशन है, इन्होंने भारत का एक पहला ऐसा डिवाइस डेवलप किया है जो कि हमारे हाँ पानी को शुद्ध और स्वच्छ दोनों करता है। एक एग्जैक्टली, शुद्ध वाटर WHO होता और है, एक स्वच्छ बीआईएस जो वाटर कहता है होता है। उसके हिसाब से कर, तो स्वच्छ अलग ये, होता है, शुद्ध अलग होता और सबसे बड़ी बात यह है कि शुद्ध और स्वच्छ जिसकी बात कर रहा हूँ, प्योरिफिकेशन एंड फिल्टरेशन, ये दोनों अलग अलग है। टेक्निक्स फिल्टर, होती हैं। और हमारी बॉडी को एग्जैक्टली, रिक्वायर्ड जो मतलब मिनरल्स होते हैं वो इनके डिवाइस से आपको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। और इनका जो मिलते हैं डिवाइस है, एग्जैक्टली। आपकी नॉलेज में बता देता हूँ कि इनके साथ मिलकर पूरे टीम थी जिन्होंने, जो हमारा ये जो प्रयागराज में जो हमारा लगता है, कुंभ लगता है, वहां पर पूरा कम लगता ट्रीटमेंट है प्लांट एग्जैक्टली। इन लोगों की टीम ने वहां पर लगाया था। तो आज हमको खुशी है कि एग्जैक्टली इन्होंने समय दिया, और मैं अभी, क्योंकि समय हमको परमिशन नहीं दे रहा कि हम आगे अपने शो कंटिन्यू कर सके, मैं चाहूंगा कि अनंत जी हमको एक बार दोबारा समय दें, और हम इसके विषय में, जो पानी के विषय में बात है और किस प्रकार से ये गांव को बदलने के लिए पूरा अपना टीम के साथ काम कर रहे हैं, तो उसको भी बताएं हमको। अब सारांश में मैं अभी ये जानना चाहूंगा अनंत जी से कि जो इनका जो वाटर प्योरिफिकेशन यूनिट है, वो एक यूजर को कैसे मिल सकता है और उसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, इसका वाइंड अप करेंगे। आनंद जी प्लीज। हम लोग एक वर्ड में कहते हैं, हम लोग सस्टेनेबल सॉल्यूशन देते हैं। सस्टेनेबल मीन्स हम नेचर से जितना ले रहे हैं उससे ज्यादा गिव बैक करते हैं। सिंपल है, वाटर फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, सबसे पहला बेनिफिट है कि कोई वाटर वेस्टेज नहीं है। वाटर वेस्टेज नहीं होने के बाद सेकंड पार्ट ये है कि कोई केमिकल ट्रीटमेंट भी नहीं हो रहा है। उसके बाद आईएसओ 3025 में ये टेस्ट हुआ कि वाटर में कोई बैक्टीरिया नहीं है, मतलब नो 99.99% बैक्टीरिया। फोर्थ पॉइंट ये है कि ये
डीमिनरलाइज नहीं कर रहा है वाटर को, एक टीडियस रिडक्शन, राइट। डब्ल्यूएचओ के हिसाब से ये अप्रोप्रिएट है। और इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं लेता है, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी रन होता है। दैट मीन्स कि फिल्ट्रेशन अब कॉस्ट में इलेक्ट्रिसिटी नहीं ले रहा है, वाटर वेस्टेज नहीं कर रहा है। मेंटेनेंस आप खुद कर सकते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस हैं जहां आप मेंटेनेंस सीख सकते हैं, अमेजोन पे प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। वैसे तो नहीं मिलेगा क्योंकि हम लोग ज्यादा प्रमोटेड नहीं है, बट लिंक देने के बाद प्रोडक्ट आप डायरेक्टली अमेजोन से खरीद सकते हैं। थैंक यू सो मच आनंद जी, आपने समय दिया। और एक बार हमारे व्यूअर्स की डिमांड है कि आपको हम दोबारा बुलाएं, और बहुत सारे प्रश्नों के आज समय हमको परमिशन नहीं दे रहा है, तो अगले सारे प्रश्नों का उत्तर अगली बार लेंगे। और लेकिन आपने जिस प्रकार से ऑर्गेनिक फार्मिंग को बहुत सिंपल तरीके से बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज हमारे लिए, क्योंकि हमारी टीम में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। सारे लोग ऐसे हैं जो कि वाटर के लिए, एक तो वाटर की ट्रीटमेंट के लिए चिंतित रहते हैं, हाइजीन के चिंतित रहते हैं, प्लस खेती के प्रति बहुत आकर्षण बढ़ रहा है लोगों का। तो इसमें आपका हम समर्थता टीम और समर्थन लेंगे, और हम नेक्स्ट टाइम जरूर बैठेंगे ताकि हम कुछ नया सीख सकें आपके साथ। तो आपने समय दिया, इसके लिए श्योर बहुत सर, बहुत श्योर। धन्यवाद, और हम शीघ्र ही दोबारा मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक नमस्कार। यू।